गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और विच पार्ट आर्टिकल्स आर देयर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कन्फ्लिक्ट हैं और क्या समानताएं हैं। ये सारा हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। चलो आगे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर लेक्चर्स हमारी वेबसाइट www.gkindiavideos.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल हैं और आपकी कई एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में ये हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो देखते रहिए हमारी वेबसाइट gkindiavideos.com। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में स्थित हैं। जो डिफरेंट आर्टिकल्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के जो आर्टिकल्स हैं वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। एंड द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस to the people of India। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को सबको कमेटी द्वारा फाइनलाइज किया गया था। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट और लेजिस्लेचर को एक पॉजिटिव डायरेक्शंस देते हैं ताकि वो लॉ मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख सकें। बात करते हैं अब डिफरेंट आर्टिकल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36 और 37 की, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं। आर्टिकल 36 और 37 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है और स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे are not enforceable in courts. So a person cannot move into the courts for the enforcement of these directive principles of state policy. But it is very important to know that these directive principles of state policy, they are fundamental for the governance of the state, and these should be taken into account while formulating the laws and policies of the government। यानी कि गवर्नमेंट, हमारी लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉज और पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करती है तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह के पॉजिटिव डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं ताकि इन्हें ध्यान में रखकर कुछ कानून और पॉलिसीज़ को बनाया जा सके। इसके बाद आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट्स मेन एम इज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड टू प्रोवाइड जस्ट सोशल ऑर्डर, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट पर्सनस एंड ग्रुप्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, हमारी लेजिस्लेचर को, ताकि हमारी गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज़ बनाने में वेलफेयर ऑफ द स्टेट को ध्यान में रखे, एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखे और हमारी जो इनइक्वालिटीज़ इन इनकम्स हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़, उन इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करे ताकि डिफरेंट पर्सनस एंड ग्रुप्स को सेम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। आर्टिकल 39 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हमें ये याद रखना।
आर्टिकल 39 के आगे जो 6 पार्ट्स हैं उनमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है उसमें है एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो हमारी स्टेट है, गवर्नमेंट है, इट शुड ट्राई टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसका इट मीन्स की ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। सो सेकंड पार्ट प्रोवाइड्स positive direction to the state. It gives a positive direction to the state so that all the material resources of the country to be distributed equally to serve the common good, and it also gives positive direction to the state so that it should try to prevent the concentration of wealth in few individuals. Fourth part deals with equal pay for equal work for both men and women, यानी बोथ मैन एंड वुमेन हमारे कंट्री में उनको बराबर काम के लिए बराबर की पे प्रोवाइड किए जाए। जो ई पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन, एंड इट आल्सो स्टेट्स दैट द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड। आल्सो द एफ पार्ट डील्स विद चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर। आर्टिकल 39 में आगे जो ए पार्ट है दैट इज कैपिटल ए दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट मीन्स टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर। दैट मीन्स द स्टेट शुड इंश्योर दैट पुअर आर नॉट exploited and they should get equal justice and they should be able to get free legal aid and they shouldn't be denied this opportunity. Now coming on to the Article 40. Article 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी में है, ये स्टेट को एक डायरेक्शन देता है कि टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत्स एंड टू गिव पावर्स टू द पंचायत्स सो दैट दे फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसी आर्टिकल 40 को डायरेक्शन देते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और पंचायती राज की स्थापना भारत में हुई। देन आर्टिकल 41 गिव्स डायरेक्शंस टू द स्टेट so that it should make effective provisions for the securing the right to work, right to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability. So it means कि इन कंडीशंस में लाइक कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी के केसेस में स्टेट शुड प्रोवाइड प्रोविजंस सो दैट एवरी पर्सन गेट द should have security to right to work, or should have security of education and public assistance. Then Article 44 जो कि काफ़ी important है, which is related with uniform civil code throughout the country. Many exams they ask this type of question like which article deals with uniform civil code. So answer should be Article 44. And sometimes the question is framed like this: Article 44 deals with which provision? So it deals with uniform civil code. That is very important question from multiple choice question point of view. Then Article 45, it provides, this article deals with free and compulsory education for children up to the age of 14 years. But this Article 45 was amended by 86th Constitutional Amendment 2002, and the point was that added that now it is read as early childhood care and education for all children until the age of 6 years. So state should try to ensure early childhood care and education for all children. Then Article 46, it is concerned with the promotion of educational and economic rights of scheduled castes and scheduled tribes and protection of these sections of the society from social injustice and exploitation. Coming on to Article 47,
Article 47 is related with health part. So it gives directions to the state so that it should take adequate steps to raise the level of nutrition in the community as a whole, to improve the standard of living and health of the people, यानी कि हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके, एंड टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पे प्रोहिबिशन लगाई जाए. Article 48 is related with agriculture and animal husbandry, and this article directs the state so that it should make adequate provisions to organize agriculture in the country and animal husbandry on modern lines. The Government of India and various states have taken various steps to organize agriculture and animal husbandry on modern lines, and various programs have been started so far. Article 48 also prohibits cow slaughter, and various states have taken steps to implement this article. Then Article 49, it is related with to protect and maintain the places of historical and artistic interest in the country. Coming on to Article 50, this is also very important question from multiple choice question point of view. So it gives the direction to the state so that it should take adequate steps to separate judiciary from the executive. And Article 51, ये भी काफ़ी important question बनता है. Like question is asked like framed like this: which article deals with international peace and harmony? Or the question can be framed like this also: इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो इसका आंसर होता है आर्टिकल 51. दिस आर्टिकल आल्सो डील्स विद टू मेंटेन गुड रिलेशंस बिटवीन नेशंस, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. सो ये डिफरेंट आर्टिकल्स थे. अब बात करते हैं थोड़ी सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसीज हैं ये दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे गिव ए पॉजिटिव डायरेक्शन टू द स्टेट इन फॉर्मुलेटिंग देयर लॉज एंड पॉलिसीज एंड गिव ए वॉइस टू द प्रिंसिपल्स गिवन इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट. एंड इवन इन IAS मेंस और PCS मेंस और एनी स्टेट कंपटीशन एग्जाम दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस which is more important, whether directive principles are more important than fundamental rights or fundamental rights more precedence over directive principles of state policy.